दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता आज फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एज ए काउंसलर उपस्थित हुई हूँ। जैसे लगातार मेरे कमेंट सेक्शन में या मेरे फॉलोअर या मेरे जानने वाले मुझसे लगातार जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो क्वेरीज कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि वो पुराने स्टाइल में पेरेंटिंग करें, जहाँ मार पनिशमेंट एक आम बात होती थी, क्योंकि वो पेरेंट्स उस दौर से गुजर चुके हैं और कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक्स को झेल चुके हैं। तो जो पुराने स्टाइल की पेरेंटिंग थी, जो हम बच्चों ने देखी है, वहाँ पे एक कंट्रोलर होता था और बाकी लोग उसे फॉलो करते थे। तो दोस्तों, पेरेंटिंग चाहे मॉडर्न स्टाइल की पेरेंटिंग हो, बात हम आज करेंगे वाई द मॉडर्न पेरेंटिंग इज़ फेलिंग। जो टॉपिक मेरा रहेगा, वाई द मॉडर्न पेरेंटिंग इज़ फेलिंग। हम सब कुछ अपने बच्चे को दे रहे हैं, हम लिबर्टी दे रहे हैं, हम उसे परमिसिव पेरेंटिंग में पाल रहे हैं। परमिसिव पेरेंटिंग से मतलब है जो पुराने टाइम की पेरेंटिंग थी, जो हमने देखी है दोस्तों, वो पेरेंटिंग थी जिसमें कि अथॉरिटी होती थी, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग होती थी। जो पेरेंट्स ने कह दिया वो वैसा ही रहेगा, टस से मस नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग को छोड़कर हम फॉलो कर रहे हैं मॉडर्न पेरेंटिंग, जिसमें कि परमिसिव पेरेंटिंग। हम हर बात की परमिशन, हर बात के लिए बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं, उससे सवाल जवाब नहीं करते हैं, उसे पनिशमेंट से दूर रखते हैं। तो दोस्तों, बात करूंगी मैं अब आज की पेरेंटिंग होनी कैसी चाहिए। तो दोस्तों, जहाँ अथॉरिटी इम्पॉर्टेंट है, वहीं फ्रीडम भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, हमें ये समझना है कि हमें बैलेंस्ड पेरेंटिंग करनी है, ना कि पूरी तरह बच्चे को एक सिनेरियो में, एक डिसिप्लिन में बांध के कि इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने, और इससे टस से मस नहीं। चाहे वो दूसरी जगह जा रहा है, रिश्तेदारी में जा रहा है, तब भी उसका जो फॉलो चार्ट है, जो उसका टाइम टेबल है, वो उसके साथ जा रहा है कि इसे इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे पानी पीना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है। तो बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है दोस्तों। उसे सोशल स्किल्स भी नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो अपने टाइम टेबल से इतना बंधा होता है कि वो अपनी सोसाइटी या अपने रिश्तेदारों से मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि वो उसमें बंधा हुआ है। तो दोस्तों, एक स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। जैसे कि टाइम टेबल की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है जिसमें कि बच्चा रह के देखे। डिसिप्लिन बनाना भी बहुत ज़रूरी है, और फ्रीडम। लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन जब हम उस स्ट्रक्चर में बांधे रहेंगे, तो वो एक, जैसे हम बच्चे जब बाहर जाते थे, बच्चों के बीच में खेलते थे, 10 तरह के बुली बच्चे भी होते थे या सीधे बच्चे भी होते थे। तो हम 10-15 लोगों के बीच में जब हम खेलते थे, उठते बैठते थे, तो हम उनसे टैकल करना, उन उन से उनको उनसे कुछ सीख कर हम एडजस्टमेंट सीखते थे। तो आज के बच्चे कहीं ना कहीं परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर हर चीज़ की परमिशन है और टैबूज से बिल्कुल टाइम टेबल से बंधे हुए हैं, तो वो सोशल स्किल से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं दोस्तों। पेरेंट्स का रोल एक मेंटर की तरह होना ज़रूरी है, आपको फ्रेंड नहीं बनना है दोस्तों। अगर आप फ्रेंड बन गए अपने बच्चे के, टोटली फ्रेंड की तरह बन गए, तो दोस्तों फिर उसे गाइड करने वाला, उसे मेंटर करने वाला कौन रहेगा? चिल्ड्रन नीड गाइडेंस दोस्तों। बच्चे बच्चे हैं, बच्चे को बड़े की तरह ट्रीट नहीं करें। आजकल की एक और जो पेरेंटिंग में चीज़, जो तत्व, जो स्टाइल देख रही हूँ मैं, कि ट्रीटिंग चिल्ड्रन लाइक एडल्ट्स, कि जैसे बड़े बच्चे की तरह छोटे बच्चे को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, बच्चों को ट्रीट करिए उनकी एज के अकॉर्डिंग, कहाँ पे कितना डिसिप्लिन लगाना है उसे
बाकी चीज़ों से, गलत चीज़ों से बचाने के लिए डिसिप्लिन की भी उतनी ही ज़रूरी है, लेकिन उसे एडल्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो कहीं न कहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा है, उसको बचपन भी जीने दीजिए दोस्तों। उसको अपनी इस पेरेंटिंग स्टाइल से बिल्कुल एडल्ट की तरह ट्रीट मत कीजिए दोस्तों। बल्कि आप अगर उसको परमिसिव पेरेंटिंग में डाल रहे हैं, हर बात को पूरा ना करके एक कम्युनिकेशन के द्वारा कम्युनिकेट करके लॉजिकल थिंकिंग के साथ किसी चीज़ की परमिशन दे। हाँ, उससे ज़रूर पूछे कि डिस्कशन करें, एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन करें कि क्या आपकी इस जो नीड है इसको मैं परमिट करती हूँ, तो उससे मतलब लॉजिक्स डिस्कस कीजिए दोस्तों। स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग जो है नेग्लिजेंस होती है, जहाँ पे नहीं नहीं वाली बात, हमेशा नहीं, कि मैं बड़ा हूँ जो मैंने कह दिया वही है, तब भी दोस्तों पेरेंटिंग सही नहीं मानी जाती है मेरी नज़र में। अब बात आती है डोमेस्टिक वायलेंस। जब जिन घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है दोस्तों, चाहे हम अक्सर बात करते हैं मेल्स के डोमेस्टिक वायलेंस की, लेकिन आज आप कहीं भी सुन सकते हैं कि फीमेल्स भी इतनी डोमिनेटिंग होती हैं या इतनी वायलेंट होती हैं कि मेल, क्योंकि हमारे इंडिया में मेल एक ऐसा टैबू बना हुआ है कि वो अपनी पिटने वाली बात को बाहर नहीं कह पाता है। और वो ये बच्चा जब देख रहा होता है ऐसी चीज़ों को होते हुए घर में, तो वो कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली उसकी कंडीशनिंग हो रही होती है दोस्तों। ये वायलेंट चीज़ों की बात करना बहुत ज़रूरी है। ब्लेम गेम खेलना कि पापा ऐसे ही हैं, मम्मी ऐसी ही है, किसी के बारे में भी गलत धारणा अपने बच्चे के मन में बनाना, क्योंकि आप टॉक्सिक रिलेशन में हैं। और टॉक्सिक रिलेशन अगर आपका है तो बच्चे को इस दुनिया में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सेटल नहीं है दोस्तों। एक हेल्दी बच्चे को लाकर आप एक हेल्दी बच्चे की पेरेंटिंग नहीं कर सकते हैं दोस्तों। बैलेंस करना है, डिसिप्लिन करना है लाइफ को, तो लॉजिक के साथ करना है दोस्तों बच्चों के। फिर बात करते हैं हम, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जो कह दिया वही फाइनल है, उसके भी लॉजिक्स को पूछना चाहिए। फ्रीडम अकॉर्डिंग टू देयर एज। आपको मालूम है, डिसिप्लिन बनाने के लिए उतना ही फ्रीडम दीजिए, बिल्कुल परमिसिव ना करके फ्रीडम को बैलेंस करिए दोस्तों। उसकी एज के अकॉर्डिंग उसे परमिशन दीजिए, उसको फ्रीडम दीजिए। फिर है, चिल्ड्रन शुड नो द बाउंड्रीज। उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज क्या है दोस्तों। अगर बच्चा ये सोचता है कि हर बात मेरी मानी जाती है, बाउंड्रीज है ही नहीं दोस्तों, तो वो जब दुनिया में बाहर निकलता है, बाहर वाले लोगों के साथ जब तालमेल बैठाता है, तो वो एडजस्टमेंट नहीं सीख पाता है, बल्कि उन बाउंड्रीज में नहीं रहने के कारण वो किसी भी बाउंड्री को पसंद नहीं करता है, जो उसके पर्सनालिटी के लिए बहुत ही डेंजरस साबित होती है। अब बात करेंगे हम जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिलीज की बात करेंगे कि आज पेरेंट्स ज़्यादातर ये कहते हैं कि हमारे पुराने लोग जो है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो हमें अपनी तरह से अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं। फिर मैं वही कहूँगी दोस्तों कि जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ के अच्छाइयाँ हैं, पॉजिटिव्स हैं, वहीं निगेटिव्स भी हैं। ऐसे ही न्यूक्लियर फैमिलीज़ की भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हैं। चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सी बाउंड्रीज़ बनानी है, कैसा अपने बच्चे को बनाना है दोस्तों। जब हम बात करते हैं जॉइंट फैमिलीज़ की, तो बच्चे बड़ी आसानी से पल जाते हैं, क्योंकि आजकल वर्किंग पेरेंट्स हैं ज़्यादातर। तो बच्चों के पालन पोषण में आसानी से हमें ये नहीं सोचना पड़ता है कि बच्चा अकेला है या बच्चा क्या कर रहा होगा। जब वो दादा दादी बुआ ताई के बीच में रहता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट आसानी से कर जाता है। दूसरी बात, जब जॉइंट फैमिली में रहता है तो सोशल स्किल्स सीखता है। वो 10 तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्शन सीखता है। सास बहू या
ननद भाभी या इस तरह के देवर जेठ जेठानी या ताऊ चाचा, इनके झगड़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बच्चा झगड़ा नहीं समझता है। उसका ब्रेन बच्चे का है, वो अभी इतना लॉजिकल नहीं हुआ है। उसका जो ब्रेन है अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है दोस्तों, उसमें निगेटिव इम्पैक्ट करता है, जो लाइफ लॉन्ग उसकी पर्सनैलिटी को असर करता है। पेरेंट्स जब कोई एक पेरेंट टॉक्सिक होता है या मदर टॉक्सिक होती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मारना तोड़ना करती है, तो बफरिंग एडल्ट्स उन्हें मिल जाते हैं ऐसी फैमिली में। बात करें हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ की, तो उसमें ये है, आजकल तो कंसेप्ट चल रहा है जिसे हम कहेंगे डिंक। आपने सुना होगा आजकल के सोसाइटी में एक डिंक नाम का, मैं तो उसे कहूँगी कि बहुत गलत है, लेकिन आपकी नज़र में आपको तय करना है कि क्या अच्छा है। डिंक से मतलब है डबल इनकम नो चाइल्ड। तो दोस्तों, नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स मतलब कि हमें अपनी ज़िंदगी, लेकिन दोस्तों ये जनरेशन को आगे बढ़ाना, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको अच्छे नागरिकों को इस देश के लिए देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर वही बात आती है कि पेरेंटिंग में आपको चूज़ करना है कि कैसे पेरेंटिंग करनी है। सिंगल पेरेंटिंग में भी बहुत परेशानियां आती हैं दोस्तों। सिंगल पेरेंटिंग में कई चीज़ें, क्योंकि एक इमोशनल जो तथ्य होता है कि मैं अकेला हूँ, मैं अगर बच्चे मुझसे छूट जाएंगे या मैं ऐसा हो जाएगा वैसा तो इस कन्फ्यूज़न्स में हम बच्चे का पालन पोषण एक डिसिप्लिन बना ही नहीं पाते हैं, और उनको इतना फ्रीडम दे देते हैं कि आगे चल के वो हमारे लिए ही घातक बन जाता है। बात करें हम टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों जहाँ टेक्नोलॉजी हमारे लिए हेल्पफुल है, हम उनको छोड़ भी नहीं सकते उन टेक्नोलॉजीज़ को। तो दोस्तों हमें करना क्या है, उन टेक्नोलॉजीज़ को डिसिप्लिन के साथ, इतना फ्रीडम बच्चे की एजिंग के अनुसार आप उसे टेक्नोलॉजी दें। हाँ, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ना दें कि वो और चीज़ों से छूटा रह जाए, जैसे कि सोशल स्किल ना सीख पाए, या फिज़िकली भी बच्चा अति टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। जैसा आपने देखा होगा, रील्स को स्क्रॉल करना, बार बार चेंज करना। हमारे टाइम में हमें वेट करना पड़ता था कि जब एडवर्टीजमेंट आएंगे तो अगला, क्योंकि एक चैनल होता था। आज बच्चा एक चैनल में स्ट्रक नहीं होके चैनल को, जैसे ही कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, तो मेरा कहने का मतलब है, जब हम इस नेचर में, तो हमारी कंडीशनिंग हो रही होती है कि हम स्टेबल नहीं रह पाते, एक जगह पे ध्यान केंद्रित नहीं रख पाते, और जैसे ही कुछ पसंद नहीं आया उसको तो कंडीशनिंग भी हो रही है कि जो हमें पसंद नहीं आएगा उसे हम जीवन से हटा देंगे। तो दोस्तों ऐसा प्लीज़ ना करें अपने बच्चों के साथ। इतना ज़्यादा उनको टेक्नोलॉजी का आदी ना बना दे। अपनी हेल्प के लिए कभी कभी माएँ अपने को बिज़ी, मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स खुद टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड है कि वो छोटेपन में ही बच्चों को बड़े बड़े गैजेट्स दे देते हैं, जिससे कि उसका मिसयूज़, क्योंकि बच्चे का ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है। हमेशा आप सोचिए कि बच्चा बच्चा है, वो डेवलपिंग स्टेज में है, वो नहीं तय कर सकता है दोस्तों। ये जो है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जब यूज़ करता है, आज आप देखेंगे हमारे ज़माने में बच्चों के चश्मे नहीं लगते थे दोस्तों। आजकल आईसाइट प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल हो गई है, और ब्रेन भी इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। रेडिएशन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स से, गैजेट से आता है कि ब्रेन भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। अब बात करेंगे हम कि बच्चे को कैसे पालें। तो दोस्तों फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आपको तय करना है कि क्या अच्छा है। सबसे पहले तो बुली छोड़िए, अपने बच्चे को मारना पीटना छोड़िए दोस्तों। जो ये करते हैं, मारना पीटना बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक पेरेंट है। उनको अपना
सबसे पहले अपनी बारे में सेल्फ पर वर्क करना चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि मैं इतना टॉक्सिक क्यों हूँ, कहीं ना कहीं उसके चाइल्डहुड ट्रॉमास उस पर कंडीशनड होते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार ऐसे लोगों को हमने देखा है जो ये कहते हैं कि अरे मेरा कंट्रोल ही नहीं रहा, मैं ऐसा बोल गई जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैंने हाथ उठा दिया या मैंने ऐसा एक्ट करा, जिसके लिए बाद में रिपेंट करता है मन ही मन, लेकिन कहने में झिझकता है। तो दोस्तों, उसकी कंडीशनिंग इसी रूप से हुई है। तो उन पेरेंट्स को प्लीज़ अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है। कभी भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंज आपकी लाइफ में आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा दोस्तों। तो टॉक्सिक ना बने पेरेंटिंग के टाइम पे। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग और परमिसिव पेरेंटिंग के बीच में जब आप बैलेंस करते हुए चलेंगे तो निश्चय ही आप अपने बच्चे को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दे पाएंगे। एक बच्चा आपका जब आपकी गाइडेंस में अपने लॉजिक्स के साथ डिस्कशन करते हुए बड़ा होगा तो निश्चय ही एक सक्सेस, चाहे वो एकेडमी में कहिए, चाहे वो किसी भी रूप में कहिए, पर्सनालिटी में कहिए, किसी भी रूप में कहिए, वो एक सफल नागरिक के रूप में इस देश के लिए, इस समाज के लिए तैयार होगा। तो दोस्तों, ये तय आपने करना है कि आपको आपका बच्चा किस रूप में चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नेक्स्ट टाइम आपके लिए नई वीडियो नए टॉपिक के साथ लेकर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीमा गुप्ता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि किसी की भी जब आप शेयर करेंगे मेरा वीडियो तो शायद कोई पेरेंट कंफ्यूज है अपनी पेरेंटिंग में या मेरे वीडियो से रिलेटेड टॉपिक में, तो उसको उसकी हेल्प हो सकती है मेरी इन बातों से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपके सामने पेश होंगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। डॉक्टर वीमा गुप्ता।